आपने you have said that you can talk both in English and Hindi, and you live in फरीदाबाद। तो आप क्या हरियाणा के रहने वाले हो, मतलब ओरिजिनली? नहीं सर, मैं मेरठ के रहने वाली हूँ और अब मैंने पुराना एड्रेस दिया था, अब दिल्ली में मैं। अच्छा, यू आर मेरठ रहती हूँ फिलहाल। मेरठ में कोई एक बड़ी घटना हुई थी 1857 में, क्या हुआ था वो? सर वो सिपोही म्यूटिनी थी, 1857 का रिवोल्ट। हाँ सिपोही म्यूटिनी थी 1857 वाला रिवोल्ट, जिसको हाँ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल दिया था वीडी सावरकर ने। क्या हुआ तो था सर वहाँ पे मेरठ? 10th मई को एक आर्म्ड जो एक सिपोही म्यूटिनी थी, वो एक सिपाही का ग्रुप था जिन्होंने दिल्ली तक मार्च किया था अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन। हाँ, और फिर क्या किया? वहां जाके, दिल्ली जाके क्या किया? उन्होंने बहादुर शाह को अपना लीडर, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर किया था। ठीक है। और तो कितने दिन उससे तक वो तब दिल्ली, चला ये। और कितने दिन तक वो दिल्ली पे काबिज रहे? सॉरी सर, मुझे दिन का आइडिया नहीं है। गुड, 4 months, शुड रिमेम्बर दैट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप मेरठ के हैं तो आपको इतना थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। इंडस्ट्री है अच्छी खासी, इसलिए फेमस है मेरठ। तो स्पोर्ट्स गुड की इंडस्ट्री है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी है स्पोर्ट्स गुड्स। बाकी वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और खाने में गज्जक रेवड़ी भी फेमस है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तर प्रदेश में सेवा करना चाहती हैं, ये बताओ, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न यूपी। क्या फर्क है? व्हाट्स द डिफरेंस? मोटा मोटा सर मैं 3-4 चीजें बताइए। सर वेस्टर्न यूपी जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, बेटर देन इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, क्योंकि एनसीआर भी है और ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्क है। थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी की तरफ थोड़ा कम्युनल और क्राइम थोड़ा ज्यादा है कंपैरिजन टू ईस्टर्न यूपी। और सर वेस्टर्न यूपी जो ईस्टर्न यूपी में प्रॉस्पेरस है। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, ये भी तो माफिया हैं, नाम तो सुना होगा। जी सर, कम्युनली भी वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स ऐसा मुझे लगता है कि मोर वायलेंट और मोर एक्टिव है। और और सर प्रोस्पेरिटी, वही इकोनॉमिक और फर्क प्रोस्पेरिटी। बताइए। नहीं, चलिए। निकिता, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। आपकी हॉबी क्या है? जी सर, सर मेरी हॉबी है अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाना और कुकिंग। कुकिंग? जी वेरी गुड। कुकिंग में आप क्या सर, डिशेस बनाती हैं और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाना। या रेगुलर डिशेस बनाती हैं? सर मुझे नई नई चीजें बनाना, नई नई चीजें बना के देखना बहुत पसंद है। ओके, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो हॉबी है दोनों, ये दोनों हॉबीज आपकी आपके जॉब में किस तरह से सहायक हो सकती है? सर कुकिंग से कुकिंग हमें काफी पेशेंस सिखाती है, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमें बैठ के इंतजार करना होता है कि डिश कैसी बन रही है। तो ठीक है। एक पेशेंस मैंने सीखा है कुकिंग से। और दूसरा, कुकिंग मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग में एक राइट मिक्सचर चाहिए होता है चीजों का। तो अगर हमारे पास नॉलेज है खाली तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें एक फेथ चाहिए, एक कंडक्ट होना चाहिए, स्किल चाहिए, हर चीज का एक राइट कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आता है। तो ये दो चीज कुकिंग से है। बाकी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाने का जो है वो तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में काफी काम आएगा, क्योंकि मैं इंश्योर करूंगी कि मैंने क्योंकि बीएड भी करा हुआ है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में या जहां भी मेरी पोस्टिंग होगी वहां पे मैं इंश्योर कर छोटी बच्चियां, वेमेन जो है, गर्ल्स जो है, उनकी एजुकेशन अच्छी हो। और अंडर प्रिविलेज कोई, मतलब सबको इतने प्रिविलेज मिले कि वो एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट कर पाए, ऐसा ना हो कोई प्रिविलेजेस कोई मतलब रिसोर्सेज की वजह से ना कर पाए। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अभिनंदन, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने 2018 में बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। कहाँ से किया? सर जामिया मिलिया इस्लामिया से की है। ओके ओके, तो आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट का क्या स्टेटस रहा आपके बैच में?
सर कैंपस प्लेसमेंट में हम सभी का हो गया था। मेरी भी ज्वाइनिंग एक कंपनी में आ गई थी, लेकिन मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मेरे को प्रदेश की सेवा करनी थी और इस सेवा में आना था, प्रशासनिक अरे सेवा में। भाई, क्या आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते तब आप क्या प्रदेश की सेवा नहीं कर सकते थे? सर जो कंपनी को ज्वाइन करते हुए भी प्रदेश की सेवा की जा सकती थी, लेकिन सेवा में आकर और आपका रूट लेवल से लोगों से जुड़कर जो सेवा होती है वो कहीं ज्यादा अच्छी और कहीं ज्यादा और इफेक्टिव होती है, इसलिए मैंने इस सेवा में आने का निर्णय लिया। अच्छा, तो अब आप प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का इरादा नहीं रखते हैं? प्राइवेट सेक्टर भी एक तरीके से लोक सेवा ही करता है, लेकिन जो सरकारी सेक्टर होता है, सरकार पब्लिक से ज्यादा जुड़ी होती है, इसलिए मैंने सरकारी में आने का ज्यादा अच्छा निर्णय मतलब लेने की सोची। तो हमारे देश में जो 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 सेक्टर आप प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा सेक्टर ज्यादा बड़ा है, कौन सा ज्यादा छोटा है? सर देखिए, अगर वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है, और जो आय उत्पन्न होती है, जो जो देश की जीडीपी है, ये भी प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा आती है। लेकिन जो सरकारी सेक्टर है वो एक क्रूशियल पार्ट है देश को चलाने के लिए। अगर सरकारी सेक्टर नहीं चलेगा तो प्राइवेट सेक्टर भी काम नहीं कर सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सरकार ही देती है, तो इसलिए मतलब सरकार का ज्यादा अच्छा इसमें रोल है पब्लिक सेवा में। अभी आपने एक वर्ड यूज किया जीडीपी, ये जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी जो है सकल घरेलू दर या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनका जो प्राइस है एक साल में उत्पन्न होने का, उसका जो सम है, अगर हम सम करें तो उसको जीडीपी कहते हैं। हाँ पंकज जी, आप मेरठ के रहने वाले हैं? सर मेरठ से मेरे पिताजी और माताजी मेरठ से हैं, लेकिन अभी मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ 5-6 सालों से। ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपदवार कुछ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू की है, कुछ आइडिया है उसका? सर योगी सरकार ने यह शुरू करा है कि हर डिस्ट्रिक्ट, जो 75 डिस्ट्रिक्ट है हमारे मतलब कि हमारे स्टेट में, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का एक इंडिजीनियस एक कैसा प्रोडक्ट होगा जो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब स्टेट को दिखाएगा पूरे देश के और विदेश के एक व्यापक स्तर पे कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट ने एक प्रोडक्ट ये दिया है। तो यह मतलब कि इससे क्या है, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और ये एक अच्छा पहलू है। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट होगा, और जो चीज ऐसी जो थी जो समय के साथ में दब गई थी, या जैसे कोई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है हमारी, जैसे कि साड़ी बनाना, तो उनको अब एक उनके जो लोग कार्यरत थे उनको अब रोजगार अच्छा मिलेगा और वो भी मतलब कि न्यूज में आएंगे, इसलिए ये एक अच्छा मतलब कदम उठाया गया है। नोएडा के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? गौतम बुद्ध नगर से बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, तो स्टार्टअप के लिए यहाँ पे मतलब काफी किया गया है। तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हैं वही यहाँ का प्रोडक्ट है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस भी इधर, जो भारत चीन संबंध में, यस सर। बताएं। सर इंटरनेशनल रिलेशंस भारत चीन संबंध में अगर हम देखें तो अभी काफी तनाव की स्थिति है। बॉर्डर्स पे कुछ दिनों से सेनाएं दोनों देशों के पीछे हटने लगी हैं, लेकिन चीन हमेशा से ही बॉर्डर पे, जब उसके जैसे अभी कोविड के कारण उसे घेरा जा रहा था, तो उसने कहा कि चलो अगर मतलब हम ध्यान भटका दें कि हम अपनी सीमाओं पे कुछ ऐसा बल का इस्तेमाल करें। तो सर चीन के साथ सीमा विवाद है, और साथ में ये भी है कि हमारी उन पर आर्थिक निर्भरता काफी है। तो इन दोनों ही चीजों को हमें कम करना पड़ेगा, और इससे ही करके हम एक तरीके से विजय ले सकते हैं। चीन अभी आपका क्या कह रहे हैं आप? विजय? चीन सर अभी प्लीज रिपीट करें। सर चीन के बारे में यही कहना है कि अभी बॉर्डर्स पे जो टेंशन है उसको अगर सॉल्व करना है हमको, तो हमको भी मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्रयोग करा है बल का, हमें काफी विजिलेंट रहना है और देखना है कि उनके आगे के स्टेप्स क्या होंगे, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली। तो इसका अंतरराष्ट्रीय उसमें चीन को कैसे चीन इन्वॉल्व होगा जब भारत और चाइना के बीच में संबंध खराब होगा? बात यह है कि चाइना जो है वो उसकी 19 देशों के साथ बॉर्डर मिलती है, वो हर किसी के साथ यही कर रहा है। हर बॉर्डर पे वो और लोगों को मतलब और देशों की जो एरिया है उनको हड़पना चाहता है।
इंटरनेशनल लेवल पे सर उसकी जो अभी जो इमेज है वो काफी मतलब काफी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो कोरोना का उस पे ही दाग लगाया जा रहा है, ऊपर से मतलब कि वो एक जिसे कहते हैं डेट डिप्लोमेसी, मतलब पैसे देता है और मतलब कि फिर आपसे काम लेता है। तो अफ्रीका के जितने देश हैं उन्होंने चाइना ने उन सबके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हड़प लिया है उनके पैसे दे देकर, और अब वहां से इसे कहते हैं कैपिटल एक्सट्रैक्शन वो कर रहा है। तो चाइना की तरह इमेज अभी अच्छी नहीं है, बस वो पैसा बांटता है देशों में और अपनी इमेज अच्छी करना चाह रहा है, पर उस पर कोई ऐसा कोई सॉफ्ट कल्चर है नहीं। एक तो वहाँ वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी है जो काफी हिंसक पार्टी है, अपने ही लोगों पे काफी जुर्म ढाती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर डोमेस्टिक लेवल पर भी वहाँ काफी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो बॉर्डर पे कुछ करना चाहता है ताकि वो अपने जो डोमेस्टिक पीपल हैं उनको कुछ दिखा सके कि हम भी ताकतवर हैं। जी सर। वो अपने डोमेस्टिक लेवल पे दिखाने के लिए ताकत दिखा रहा है, आपका कहना है ये? अभी रिसेंट डिस्प्यूट कहाँ हुआ है भारत और चीन से? सर रिसेंट जो अभी कॉन्फ्लैग्रेशन बॉर्डर पे हुई है ये पैंगोंग सो एरिया में हुई है और गालवान एरिया में हुई है। ये सब लद्दाख में पड़ते हैं। पैंगोंग सो तो एक लेक ही है जो सबसे टॉप पे है। लद्दाख में मतलब कि आपका गलवान वैली है, और ये अरुणाचल तक मतलब इसके प्रभाव देखे गए हैं। अरुणाचल में या फिर सिक्किम में जो है, उत्तराखंड में भी इसके मतलब बॉर्डर पे हल्के फुल्के कॉन्फ्लैग्रेशन, लेकिन सबसे ज्यादा लद्दाख की सीमा पर ही हुए हैं। ये जो हिंसा हुई थी 15 जून को, यह भी यही हुई थी गलवान में। अनिरुद्ध, आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है। यस सर। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए? भारत को यूनाइटेड नेशंस चाहिए, उसको और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, एशिया से कुछ और देशों को शामिल करके परमानेंट P5 की जगह यूनाइटेड काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस जो है अभी सर, वो जिस तरीके से निर्मित 1945 में हुआ था, तो उसमें जब से अमेरिका का प्रभुत्व था। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो कम होता जा रहा है। और यूएन में अगर हम देखें तो रिस्ट्रक्चरिंग में होना ये चाहिए कि एशिया के देश जैसे कि भारत हो गया, भारत को एक यूएनएससी में परमानेंट सीट विद वीटो मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत ने काफी कंट्रीब्यूट करा है यूएन में। पीस कीपिंग के थ्रू हुआ या शांति में बहुत देशों में हमने अपने मतलब कि पैसा दिया है, अफ्रीका के देशों में जो और देशों ने नहीं दिया है। साथ ही में जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स यूएन में काम करते हैं, वो मोस्टली अमेरिका से आते हैं। इंडिया का बहुत ही कम रोल है। इंडिया या किसी भी आप एशियाई देशों को देखें तो उनकी कोई भी आदमी इतने अच्छे पद पे वहां काम नहीं करता है। तो स्वामित्व जो है वो अभी तक यूएस का ही बना हुआ है। यूएस से आप ये कह लीजिए यूरोप, इनका ही ज्यादा बना हुआ है। तो अगर इंडिया यूएनएससी में जाता है तो यूएसए ने फॉर्मली कहा है कि हम हट जाएंगे, और हटने की कल घोषणा भी आधिकारिक तौर पर हो गई है। आप इसको सही कदम मानते हैं? सर मैं इसको सही कदम नहीं मानता हूं, क्योंकि WHO में खामियां हैं, उनकी कार्यशैली में खामियां हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा देश वहां से निकल जाएगा तो और भी देशों को फिर यह होगा कि इससे चीन और ताकतवर बढ़ेगा। चीन की जो कहना है, जो सह है WHO में और बढ़ेगी। तो यूएसए को निकलना नहीं चाहिए था, किसी भी देश को निकलना नहीं चाहिए ऐसी किसी भी चीज से। मतलब कि अगर कोई खामियां है तो उनको मिलकर दूर करना चाहिए। ऐसे अगर हर देश निकलेगा तो फिर डिफेंस कॉरिडोर के बारे में क्या जानते हैं? डिफेंस कॉरिडोर, रक्षा गलियारा, जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको मतलब कि अच्छा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इंडिया कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ से। शायद लखनऊ में या झांसी में सर एक फैक्ट्री लगाई गई थी, और एक आपकी बरेली में AK-200 6 डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किस कोई जगह। बात, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट चेयरमैन। ये we were talking about human resources। तो इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत है, तो इसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है या डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है उसका असर इकोनॉमी पे क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन दैट? सर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो मतलब कि स्किल्स, मतलब जो हमारी इतनी पॉपुलेशन है, जो हमारी इतनी यूथ पॉपुलेशन है, अगर हम उसको एजुकेशन दे पाए, स्किल्स दे पाए, तो वो आगे चलकर जॉब्स करेगी और जॉब बनाएगी, तो इकोनॉमी इससे और अच्छी होगी। कि अगर हम
पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब पा सकें, अच्छे उद्योग लगा सकें, अच्छी कंपनीज लगा सकें, तो इससे जो देश की जो इकोनॉमी है, जो अभी इतनी अच्छी हालत में नहीं है, वो काफी अच्छी हालत में आ सकती है। 10% जीडीपी इससे बढ़ सकती है अगर हम अगले 10 सालों में अपनी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे काफी काम करें। तो सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर अच्छे से इस्तेमाल किया गया, पढ़ाई लिखाई बच्चों में दी गई और शिक्षा के अनुसंधान नए खोले गए, तो काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा जॉब सेक्टर पर, इकोनॉमी सेक्टर पे। आदेश आप रामपुर से हैं, अभी स्टूडेंट लिखा है आपने, अभी क्या कुछ कोर्स कर रहे हैं? और सर फिलहाल तो मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से मेरा पीजी कंप्लीट हुआ है 220। सुन नहीं पा रहा। तैयारी कर रहे हैं। इसका माइक अच्छा नहीं। आपको किस पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं? आपसे यदि कोई ऑप्शन दिए पूछा जाए तो क्या चॉइस है आपकी? सर पहली तो सबकी ड्यूटी कलेक्टर में रहती है, तो मेरा भी वही है कि कलेक्टर बनूं और आगे जाके। अच्छा, क्या करेंगे डिप्टी कलेक्टर में जाके? कुछ आइडिया है? सर डिप्टी कलेक्टर की जो डिप्टी कलेक्टर की जॉब वो आपको डाइवर्स तरीके से काम करने का मौका उपलब्ध कराती है, जहाँ हम न केवल सामाजिक आर्थिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनको उनके तरीके से हम डील कर सकते हैं। सर मेरा जो पहली अप्रोच रहेगी वो इस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की रहेगी कि हम लोगों को डिसेंट्रलाइज तरीके से पावर को दें और जो गांधी जी का सपना है स्वराज का, हम उसको आगे बढ़ाएं। और एज ए ब्यूरोक्रेट और एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरी यही रहेगी कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन में लेके आए। जैसे कि उनके अंदर आपने बताया ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट, और ये तो आपकी मिलक में ख्याल से शायद तहसील है, ब्लॉक है, ब्लॉक हेडक्वार्टर तहसील है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक है। तो ब्लॉक में एक पोस्ट होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जो भी ग्राम स्तर की ये काम होती हैं सब उसके लीडरशिप में ही होती हैं। इमीडिएट बॉस वही होता है, कोऑर्डिनेट करता है। डिप्टी कलेक्टर का कोई विकास के कार्यों में बहुत बड़ा रोल रह गया है? डिप्टी कलेक्टर का जो है, जो आपने बताया ग्राम स्वराज, और उसमें कोई बहुत ज्यादा रोल है ऐसा तो लगता नहीं है, क्या सही है? सर मुझे लगता है कि बीते दिनों के साथ तो ये रोल और बड़ा है, क्योंकि अब तो राज्य सरकारें भी एक डिप्टी कलेक्टर से ये राज्य में किस तरह की कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट भी मांगी जाती है समय समय पर। तो मुझे तो लगता है सर ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो उनका रोल है वो तो बीते दिनों से और बड़ा है। आपने एक कहा कि राजनीतिक पार्टिसिपेशन भी आपको मौका मिलेगा, वो किस तरीके से मिलेगा? सर ऐसा है कि हमारा एक लोकतंत्र है और उसमें एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है सर। यहाँ पे तो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अधिकारी वर्ग है और जो प्रतिनिधि वर्ग है उसके बीच में कंसेंसस न होने की वजह से कई बार जो डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो मेरी अप्रोच रहेगी कि किस तरीके से हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़े और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिले पूरी तरीके से, और उनके साथ मेरे जो संबंध है वो बहुत सहज तरीके से हों, ताकि जो हमारा जो साथ है, जो विकास का जो साथ है, हमारा एजेंडा है कि हमें ग्राम स्वराज बनाना है, वो हमारा सफल हो सके। तो मैं उस तरीके से राजनीतिक पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक दूसरी पहलू भी आ रही है कि आजकल अधिकारियों की और ये राजनीतिक दलों की पूरी नेक्सस रहती है जो ये काम नहीं होने देना चाहती। इसके बारे में क्या राय है आपका? तो मुझे लगता है ये एक क्षेत्र पे इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं सर। पर अगर हम ये बात सही है आपकी कि इस समय राजनीतिक अधिकारी तंत्र का राजनीतिकरण काफी लंबे समय से बढ़ रहा है, क्लेप्टोक्रेसी जैसी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन सर ये बहुत ये रीजनल टू रीजनल वैरी करता है और कई जगह ये चीजें बहुत पॉजिटिव तरीके से भी काम करती हैं और कई जगह इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल राजस्थान, हाँ बताएं। सर राजस्थान में एक IRS अधिकारी हैं सत्यपाल सिंह मीणा जी,
तो उन्होंने अभी अपने एक गांव है वहाँ पे सोनार गांव, उसको सर 100% एक स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट किया है। तो सर उनकी अप्रोच जो थी वो इसी तरह से थी कि उन्होंने जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो पंचायत स्तर के लोग थे, उनको उसमें पार्टिसिपेट कराया और उस गांव को, उन लोगों को एम्पावर कराया कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सर उन्होंने एक मुहिम भी चलाई थी कि सोच बदलिए गाँव बचेगा, और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए। वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर कनेक्ट हुए उन लोगों से और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर काम किया। तो मेरी अप्रोच भी सर कुछ इसी तरह से प्रशासन में आने के बाद। नहीं, वो ठीक है, पंचायत स्तर तक तो चूंकि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है इन्वॉल्व अभी भी, और वो चुनाव भी नहीं है उस तरीके का कि वो पार्टी पॉलिटिक्स डील करती हैं, तो पंचायत तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है ना वो, इसलिए मैंने ये पूछा आपका। दूसरी चीज ये बताएं, अभी आप आज का पेपर पढ़ा आपने? कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर मैं द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ता हूँ और दैनिक जागरण पढ़ता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस का सर जो कॉलम आता है एक्सप्लेन सर वो पढ़ता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का कौन सा कॉलम? एक्सप्लेन करके एडिटोरियल। आज की कुछ मुख्य बताइए जो न्यूज आई हो। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज तो ये है कि सर उम्र से हम लोग अभी काफी दिनों से सब परेशान कर रहे थे सर, इंडो चाइना वॉर को लेके काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। घर पे नहीं। तो पीजी सिस्टम से वापस हो रहे हैं और सर आज के खास बात ये थी कि आज निकोलस टेस्ला जी हैं जो सबसे ज्यादा पेटेंट, उन्होंने 300 पेटेंट इनके नाम है, उनका भी आज जन्मदिन है सर। और तीसरी न्यूज जो मुझे एक एडिटोरियल बहुत पसंद आया वो ये था कि हमारे किस तरीके से जो संसद है उसमें जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो एमपी का बढ़ रहा है उसको कैसे हम रोकें सर, उसके ऊपर जो आर्टिकल था वो मुझे बहुत पसंद आया, उसकी जो अप्रोच थी। और इसके अलावा सर एक आर्टिकल था इसके ऊपर कि इंटरनेट की जो फ्रीडम है और किस तरीके से जो आजकल जो कोविड-19 आने की वजह से या पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में होने की वजह से जो इंटरनेट एक्सेस का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके बीच में हम कैसे एक संबंध और समन्वय को बनाएं सर, वो मुझे आर्टिकल बहुत पसंद आया। और इसके अलावा H1B वीजा को लेकर आजकल बहुत विवाद चल रहा है, वो हमारे लिए चिंता का एक विषय है क्योंकि अमेरिका हमारे साथ इस तरीके से डबल गेम चल रहा है। वो जो पॉलिटिकली हमें सपोर्ट करता है लेकिन इकोनॉमिकली वो अमेरिकन पर उसकी बात कर रहा है। तो सर ये क्या है H1 वीजा, क्या होता है? सर ये एक नॉन माइग्रेंट वीजा है जिसके थ्रू जो हमारे देश के जो साइंस और पर्टिकुलरली IT सेक्टर में जो लोग होते हैं वो वहाँ पे कुछ समय के लिए करते हैं उनकी प्राइवेट कंपनीज में। तो हमारा देश तो अभी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो वो मैन पावर हमारे यहाँ रहेगा तो अच्छा ही है हमारे देश के लिए, उसमें नुकसान क्या है? चलिए अच्छा है लेकिन बट रेट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो फिर उसमें कई फायदे होते हैं अगर हमारा एक्सपोर्ट होता है सर्विस सेक्टर का, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा मैन पावर है। अगर हम केवल सबको घर में ही रोजगार देंगे तो उससे हमारा जो एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको चाइना ने फायदा उठाया 1990 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग को, उन्होंने गुड्स को डिफरेंटली सप्लाई किया। आज हम जो एक यूथ कंट्रीज हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि किस तरीके से हम अपनी सर्विस सेक्टर के ऊपर एक्सपोर्ट करें, जैसे कि हमारे डबल एडवांटेज हो कि हम घर पर ही उन चीज़ों को बनाएं और एक्सपोर्ट करने से हमारे जो स्टेट ऑफ बैलेंस है वो पॉजिटिव है। अच्छा, ये एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ जानते हैं आप? एक्सप्रेसवे सर एक्सप्रेसवे ये सब हाँ, बताया उसके बारे में। कहाँ बन रहा है? ये उत्तर प्रदेश में, और ये नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, ये एक्सप्रेसवे क्या होता है? दरअसल एक्सप्रेस देखो, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर एक्सप्रेसवे बेसिकली एक PPP मॉडल पर बनाए गए अवसंरचना एक सड़क होती है जो एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो नेशनल हाईवे होता है उसके मानकों को पूरा करती है। और सर ये स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से इस रूप में अलग होती है कि जो नेशनल हाईवे होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट हाईवे जो है राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो सर PPP मॉडल बेस्ड बनाए जाते हैं। और सर हमारे उत्तर प्रदेश
में इस समय एक्सप्रेस वे काफी सारा काम कर रहा है। जैसे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला एक एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिससे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है, उसका डेस्टिनेशन गाजीपुर से शुरू हो रहा है पॉइंट बताइए सर। गाजीपुर से लखनऊ को ये जोड़ता है सर। कितने जनपद बीच में पड़ेंगे? एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता इस तरीके से। अच्छा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। तो मेरा ऑप्शन हिस्ट्री है ना? अच्छा, तो हिस्ट्री में कौन सा पीरियड आपको बड़ा पसंद है? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कौन सा कालखंड आपको प्रिय है? सर मुझे वैसे तो हर सेगमेंट में थोड़ा अलग अलग पसंद है काफी सारे, लेकिन अगर प्राचीन भारत की बात करें तो मुझे हड़प्पा वैदिक पीरियड बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद जो पीरियड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हड़प्पा और वैदिक बहुत अच्छा लगता है। तो वैदिक कल्चर है कि सिविलाइजेशन है? जी सर। वैदिक कल्चर है कि सिविलाइजेशन है, सभ्यता या संस्कृति? वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, क्या है? सर वैदिक एक संस्कृति है, सभ्यता नहीं है। तो सभ्यता हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम एक सभ्यता और संस्कृति में सर एक मोटा अंतर ये होता है कि जो संस्कृति होती है वो हमारे खाने पीने रहन सहन का एक तरीका होता है, जिसमें हमारा सांस्कृतिक खाना वो भरपूर रहा होता है। लेकिन सभ्यता जो होती है वो भौतिक विकास के साथ साथ सर आध्यात्मिक विकास भी उससे जुड़ा होता है, और सभ्यता है वो एक व्यापक सभ्यता है। क्योंकि वैदिक संस्कृति हम इसमें भी कह सकते हैं क्योंकि वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए उन्हीं का परिवर्तन और निरंतरता के साथ हमारा समाज आज भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन सभ्यता जो थी वो उसके एक लास्ट क्वेश्चन, फ्रीडम मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट में क्या फर्क है? स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या अंतर है? तो यही सवाल है ना? हाँ, यही सवाल। सर जो स्वतंत्रता आंदोलन है और राष्ट्रीय आंदोलन में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें ये बात होती है कि हमें किस चीज से स्वतंत्रता चाहिए, ये पक्ष ज्यादा हावी होता है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में एक राष्ट्र के निर्माण की भावना और साथ में स्वतंत्रता दोनों हावी होती है। तो ये सर एक मूलभूत अंतर है। आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अभी तक उनमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस सब्जेक्ट में हैं आप? सर ग्रेजुएशन के समय में मैं कंप्यूटर साइंस में मुझे अच्छा लगता था वो भी, और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मुझे ज्योग्राफी काफी पसंद आया। ज्योग्राफी के अलावा भी जितने भी सर ये मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये जो अपना साउथ चाइना के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, दक्षिण चीन सागर, ये क्या है और कहाँ पर है? सर दक्षिण चीन सागर चाइना के दक्षिण में साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उसके बीच का एरिया है, जो कि एक तरफ चीन और साउथ कोरिया के दक्षिण में पड़ता है, और एक साइड में उसके वियतनाम, उसके पश्चिम में वियतनाम और कुछ कंट्रीज हैं। सर मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा इसको ठीक है, कोई बात नहीं। अभी न्यूज में कुछ दिनों से ही बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है ना ये वाला दक्षिण चीन सागर के बारे में, ऐसा है ना? ओके, अब इससे हट के एक बात हमें आप समझा दीजिए जरा। हम जानना चाहते हैं कि ये LOC और LAC इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है जो भारत और पाकिस्तान की वर्तमान सीमा जो कि जम्मू और कश्मीर की सीमा है, उसको हम जो वर्तमान स्थिति है उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बोलते हैं, और जो भारत और चीन की सीमा है वो वर्तमान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC नाम से जानी जाती है। तो हमारा सवाल हम जानना ये चाहते हैं कि हम दोनों ही इन दोनों ही स्थानों को एक ही नाम से क्यों नहीं पुकारते हैं? सर भारत और चीन की सीमा वेल मार्केटेड नहीं है,
तो इस संबंध में जो भारत और चीन के बीच में जो समझौते हुए उस पर यह कहा गया कि जो उस समय 1950s में जो स्थिति थी उसी स्थिति को बरकरार रखेंगे और उस सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। जबकि पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वो एक डिमार्केटेड लाइन थी। तो उसके बाद युद्ध हुआ और उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया इलीगली पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, उसके बाद जो युद्ध विराम हुआ और उस स्थिति को जो बरकरार रखा गया है, इसलिए उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल दो हैं, LOC और LAC, इस पे क्या तार वार कुछ लगे हैं दोनों जगह पे, कुछ ऐसा है क्या? तो भारत चीन के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और भारत और चीन दोनों की ही सेनाएं और पेट्रोलिंग पार्टीज एक डेफिनेट एरिया में जो कि 2-3 किलोमीटर का दायरा है वो आती और जाती रहती है। जबकि पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है उसमें कुछ हद तक डिमार्केशन है। एग्जैक्टली सर मेरी जानकारी में नहीं है। उसमें कुछ तार वार लगे हैं वहाँ पाकिस्तान और इंडिया वाले लाइन ऑफ LOC पर, या नहीं लगे हैं? सर कुछ एरियाज में लगे हुए हैं पर पूरी बाउंड्री डिमार्केटेड है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, इसकी कुछ लेंथ जो है वो उसका आइडिया है आपको? LOC की लेंथ कितनी है और LAC की कितनी है? LAC की लेंथ लगभग 4000 किलोमीटर है और LOC की लेंथ के बारे में सर मुझे आइडिया है। 4000 कौन सी बताई है? LAC सर, LAC जो भारत और चीन की। अच्छा, ओके। आखिरी सवाल मेरा है आपसे कि भारत को चीन से ज्यादा खतरा है कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरा है? तो दोनों ही देश, अब मेरे विचार से दोनों ही देशों से भारत को खतरा है, क्योंकि भारत दोनों के साथ ही भारत की सीमाएं हैं, दोनों भारत के पड़ोसी देश। मेरा सवाल था कि दोनों में से किससे ज्यादा खतरा है? सर मेरे विचार में चीन से भारत को ज्यादा खतरा होगा। चीन से ज्यादा खतरा है? किस किस तरह के खतरे? सामरिक कैपेबिलिटी चीन की हमारे से ज्यादा है। इकोनॉमिकली भी चीन स्ट्रॉन्गर है भारत के तुलना में, और एक काफी बड़ा भूभाग चीन के वर्तमान में कब्जे में है। चीन की पॉलिसीज ऐसी रही हैं कि भारत की नेबरिंग कंट्रीज के साथ उसने काफी अच्छे संबंध बना लिए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के संबंध के साथ भारत के संबंध हैं या अन्य पड़ोसी देश जैसे नेपाल और भूटान के साथ है, उसमें भी कहीं ना कहीं चीन ही एक इरिटेटिंग फैक्टर के रूप में आ रहा है। तो जहाँ पर भी भारत ने संबंध। थैंक यू। हाँ चक्रपाणी जी, वहाँ कौन सा बैच है आपका? सर 2017 बैच। 2017। अभी आप इंटरव्यू जिसका यूपी में देने जा रहे हैं वो सर 2018। अच्छा, आपने कहा कि जो आपने प्राइवेट जॉब में इसलिए नहीं हुआ, पब्लिक कांटेक्ट नहीं था, तो ऑलरेडी उत्तराखंड में तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें पब्लिक कांटेक्ट है और वहाँ बहुत आवश्यकता है और बड़ी जरूरत है, तो फिर यूपी शिफ्ट करने के पीछे क्या मंशा है? उत्तर प्रदेश मेरा गृह राज्य है और वहाँ पर ही मेरी बचपन की पढ़ाई और सारी चीजें हुई हैं। मेरे पिताजी और मेरा परिवार वहीं पर सेटल है, तो मैं अब अपने राज्य को भी सेवाएं देना चाहता हूँ। हालांकि मैं वर्तमान में संतुष्ट हूँ जिस पद पर हूँ, और यहाँ पर भी मुझे बहुत ज्यादा काम करने को और मुझे पब्लिक सर्विस का पूरा मौका मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश में मिलती है तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ मतलब प्रदेश वाला अपनी फीलिंग्स है इसलिए आना चाहते हैं, अदरवाइज वो तो बड़ी, वहाँ लोगों को तो अच्छे अफसरों की बड़ी आवश्यकता है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है। हर एक जगह से अफसरों की आवश्यकता है,
और एक ये भी बात है कि वर्तमान में जो मेरा अभी जो जॉब है उसमें हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को कवर करते हैं, जबकि जो मैं उप जिला मजिस्ट्रेट की पद के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें हमारे जो जॉब का नेचर है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। और वर्तमान में जैसे हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट और यातायात से संबंधित कार्य दायित्व हमारे रहते हैं, अगर हमारा कार्य का क्षेत्र और विस्तृत होगा तो मैं और अच्छी तरीके से पब्लिक सर्विस में आ सकूंगा। गंगोत्री यमुनोत्री घूमा है कि नहीं? जी सर। वेरी गुड। तो अभी आपकी वहाँ एक चारधाम रोड बन रही है, उसकी यस सर। सर क्या क्या कहते हैं सर, उसको? क्या नाम सर दिया? उसको ऑल वेदर रोड परियोजना का नाम दिया गया है। ऑल वेदर रोड क्या स्थिति है ये चारों सर वर्तमान में काफी तेजी से काम चल रहा है और लॉकडाउन की अवधि में जरूर थोड़ा सा बीच में रुका हुआ था काम, लेकिन काफी तेजी से काम चल रहा है और ये अपेक्षा है कि 2021 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। कौन ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, कंस्ट्रक्शन एजेंसी? सर अलग अलग स्ट्रेचेस पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए गए हैं, पर जो उत्तरकाशी का जैसे क्षेत्र है उसमें गंगोत्री वाला रूट बीआरओ यानी वाटर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन उसके अंतर्गत है, उसके सुपरविजन में है। और जो एक दूसरा मार्ग है जो कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स बना रहे हैं और एनएचएआई उसको सुपरवाइज कर रही है। पहाड़ में दुर्घटनाओं की बड़ी समस्या है। आपकी शायद 1 साल की नौकरी हो चुकी होगी लगभग सर और उसमें अक्सर यही देखा जाता है कि ड्राइवर वगैरह दारू पी के चले जाते हैं और या झपकी लग जाती है। प्लेन के तो झपकी लग जाने से होती है, लोकल जो है दारू पीने से। इसके लिए क्या कुछ आपने किया है अभी अपनी वर्तमान पोस्टिंग में, कुछ किया है प्रयास? जी सर 5 अभियोग अलग से आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें नशे की अवस्था में वाहन चलाना या ओवर स्पीड में वाहन चलाना, उसके अलावा कि काफी ज्यादा सवारियों को अपनी गाड़ी में बिठा लेना या ओवरलोडिंग करना है। ऐसे 5 ऑफेंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनसे ये ज्ञात हुआ है कि इन ऑफेंसेस की वजह से ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमारा प्रयास इन ऑफेंसेस को पहले टारगेट करना रहता है। और इसके अलावा जो तकनीकी का यूज है, जैसे हम उत्तराखंड में अब हम लोग ई चालान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि हम तुरंत व्यक्ति को जो जुर्माना है उस पर आरोपित कर पाए और चालान के रेट्स भी काफी बढ़ाए गए हैं, जिससे एक डिटरेंट फैक्टर ऐसे वाहन चालकों के दिमाग में जरूर रहे कि अगर उन्होंने वो गलती करते हैं तो उनको उसका दंड देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो वाहन चालकों को जागरूक करने वाली बात है उस पर भी हम लोग साथ ही साथ कर रहे हैं। प्रत्येक माह हम लोग किसी ना किसी स्कूल में जहाँ पे यंग बच्चे हैं, 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, वहाँ जाकर एक कार्यशाला का आयोजन करते हैं। जो वाहन के मैक्सी और टैक्सी चालकों के संघ हैं, हम उनके साथ बैठक करते हैं और प्रत्येक वर्ष हम एक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी आयोजित करते हैं, जिसमें हम उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि जो गाड़ी चला रहे हैं इसमें सिर्फ उनके जीवन और उनके परिवार का जीवन का ही सवाल नहीं है, बल्कि उसमें जितनी भी सवारियां बैठी हैं ये उनके भी जीवन का सवाल है। दुर्घटनाओं की सर जहां तक बात है, पहाड़ी क्षेत्रों में जब वाहन की दुर्घटना होती है तो ज्यादातर वाहन रोड से नीचे खाई में गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो गैप है, जो हाइट है वो इतनी ज्यादा है कि उसके बाद उसमें रिकवरी और उसमें बचने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। उत्तरकाशी में भी ऐसे केस हुए हैं जहां पर बस दुर्घटना में एक साथ लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो गई। तो हमारा प्रयास ये होता है कि ओवरलोडिंग को कम किया जाए, जिससे कि जो भी संख्या है उसको हम पहले मिनिमाइज कर पाए। इसके अलावा जो रोड की इंजीनियरिंग का सवाल है उसको लेकर भी प्रयास ये हो रहे हैं कि सभी रोड्स का रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पे एक समिति भी गठित है जो पूरे देश भर में के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सुपरवाइज कर रही है। उसी के निर्देशन में ये भी कहा गया है कि हम सभी रोड्स का अलाइनमेंट एवं उस पर ये बात सुनिश्चित करें कि कहीं रोड की इंजीनियरिंग की वजह से तो कहीं दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं। हम लोग ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां पर एक ही जगह पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, या वल्नरेबल स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं,
ये देखते हुए कि एक ही जगह पर दुर्घटनाएं कैसे हो रही हैं, तो इसको भी लेके काफी। हाँ ठीक है, समझ गया मैंने आपको। आप उत्तराखंड में नौकरी करते हैं, वहां दो इलाके बताए जाते हैं, एक गढ़वाल का, एक कुमाऊं का। क्या फर्क है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस? उत्तराखंड का कि ये दो मंडल हैं सर। एक सेकंड, कुमाऊं मंडल, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। यू हैव रिटन दैट योर मीडियम इज इन इंग्लिश। वुड यू लाइक टू गिव टॉक अबाउट दिस इन इंग्लिश इफ पॉसिबल, या यू आर Yes, sir. मोर इन हिंदी, whichever, जो भी आप आई एम चाहें। ऑल्सो कंफर्टेबल। ओके सर, आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। You are comfortable? Uttarakhand has, Okay. Then tell me the difference between Uttarakhand, Garhwal and Kumaon. sir, Kumaon is a division which lies in the east of Uttarakhand state, and Garhwal which is adjacent to Kumaon. Whole Uttarakhand state is divided into two divisions, Kumaon and Garhwal. Garhwal lies on the west of the state, and with its headquarter in Pauri, and Kumaon has its headquarter in Nainital, and it lies in the east of the Uttarakhand state. And the two regions have very distinct culture. This may be the reason for the classification and division of this state, administrative division of the state. Yes, they have never been friends. वहाँ पे एक कश्मूली चलता है। कुमाऊनी और गढ़वालियों का पुराना वॉर हुआ था, तो कुमाऊनियों ने जीत लिया था गढ़वाल। You may try to find out that. And there are Yes. other geographical differences and ethnic differences between Kumaon and Garhwal. So you should know that. However, Kumaon और गढ़वाल में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि the villages were being emptied. There are some villages like बिपिन रावत का विलेज जो है, CDS का विलेज, वो खाली हो गया था। Various other villages they emptied. COVID के बाद it seems people have come back and they are again occupying the villages. Do you think they will remain in the villages, or the villages will again be vacated of people, emptied of people? What do you think, and why? There is a chance that they may live there, but only when the facilities are provided, facilities particularly of health and education. If they are provided there, then only they will be able to live there, because those villages are almost deserted. And if only these facilities are there at the satisfying level, only then people are going to stay there for a longer time. Good. Otherwise, it is. Go ahead. Otherwise, it is very difficult for them to survive there. At present, due to COVID disaster, they have come back and they have to go to their villages only. But for them to survive there, they need employment. They need facilities like health and education for their older people and their children also. So unless these two minimum criteria are fulfilled, I do not think that they will be able to live there for a longer time. Good. Last question. I need a very small answer. Don't give me a long answer. लंबा मत बताइए। वहाँ पे गैरसैंण को भी एक कैपिटल बना दिया गया है। अच्छी बात है कि नहीं? Yes, sir. It relates to the people's emotions that this state Uttarakhand was created out of the question that it is a hill state, and development of hills regions are totally different. It has totally different issues from the plains. So when this state is created on this basis that hill regions have different problems to address, then being allocating or designating Ghaziabad as its capital, it highlights its nature that it is a hill state and its problems, its aspirations are little bit. Good. न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? जी सर। कौन सा, हिंदी में पढ़ती हैं या अंग्रेजी के? सर हिंदी में। हिंदी का कौन सा अखबार पढ़ती हैं? सर दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। तो दिल्ली में दैनिक जागरण जो आता है वो कहाँ छपता है, कौन सा एडिशन होता है? वो दिल्ली का होता है? नहीं सर, राष्ट्रीय संस्करण होता है। राष्ट्रीय संस्करण। ओके। आप पीसीएस सर्विस में जाना चाहती हैं, क्यों आपका उधर रुझान हुआ है? आपने तो बीएड भी कर रखा है।
जी सर, इसके पीछे एक दो रीजन है, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे देखा है, जो कुछ महिलाओं की समस्याएं हैं या फिर कुछ बच्चों में स्वास्थ्य को लेकर चीजें हैं, या फिर मैं चाहती हूँ कि डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़े, या फिर जो सरकार की अच्छी स्कीमें होती हैं जो महिला या बच्चों या बुजुर्गों इन सब के लिए बहुत बेहतर काम कर सकती हैं सर, उनको बेहतर इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ आना चाहती अच्छा अच्छा, ठीक है। कोविड-19 का हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ प्रकाश डालिए। सर, सबसे पहले तो हम लोगों की क्रय क्षमता में कमी आई है, और इसके रीजन है कि जैसे रोजगार की कमी, उत्पादन बंद होना, और सर जैसे कृषि व्यवस्थाएं हैं तो लॉकडाउन हुआ, चीजें बाजारों में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जो उत्पादन था मंडियों तक नहीं पहुंचा, और कनेक्टिविटी भी बंद हो गई। तो सर ये सब रीजन रहे थे एक तरह से। ठीक है। भारत सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं इनको हल करने के लिए, कुछ हमारी मुख्य बिंदु बता दीजिए। सर, अभी हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक बड़ा पैकेज घोषित किया गया है, जिसके तहत सर कृषि के लिए या फिर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, सर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह की फंडिंग की गई है। जैसे कि सर यूपी सरकार द्वारा भी एक आयोग का गठन किया गया है, और उसके तहत बोला गया है कि 1-1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। एमएसएमई स्थापना के लिए सर जो कानून है अपने लिबरल कर रहे हैं सर, इस तरह की चीजें की जा रही हैं। भारत और चीन के बीच में इस समय कुछ तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालिए, क्यों हुआ? सर, अभी जम्मू कश्मीर के एक इलाके LAC पर जहाँ कभी भी विवाद नहीं रहा था, तो वहां पे गलवान घाटी है, और उसी पर चीनी सैनिकों ने एक अस्थायी इंफ्रा का निर्माण किया, उसको लेकर थोड़ा विवाद चल रहा था। और साथ ही सर इसके साथ ही, तो अभी हालिया का था, लेकिन जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल में लेकर भी वो अपना विवाद बढ़ाता रहता है हमेशा। और सर इसके रीजन भी है कुछ, जैसे कि भारत सरकार द्वारा हालिया वर्षों में कुछ सीमा पर इंफ्रा निर्माण किया जा रहा है। सर वैश्विक संस्थाओं में भारत की बढ़ती भूमिका, जैसे G7+ में भागीदारी की बात की जा रही है, जैसे D10 में सर, और सर साउथ चाइना सी में जैसे चाइना अग्रेस पे हो रहा है, उसी तरह से भारत भी जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सब के साथ मिलकर सर उसको काउंटर करने के काम कर रहा है। सर ये कुछ हाल लीजिए।